चलिए नेक्स्ट मेथड है बाय हैलोजन एक्सचेंज, और इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ये यूज की जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडोएल्केन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडोएल्केन। तो इस रिएक्शन में देखिए, मान लो आपके पास कोई एल्किल क्लोराइड है RCl, और आप यहाँ पे लेते हैं NaI, तो इससे आपका RI और प्लस आपका NaCl ये आपका बनेगा। अगर आप इस रिएक्शन को पानी में करने लगे, वाटर में करने लगे, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, है ना। देखिए क्यों। दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड इन वाटर, ये आपके पानी में नहीं होने की, क्योंकि देखिए अगर मैं आपसे पूछूं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर HF, HCl, HBr और HI का, तो बताइए ज़रा कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है और कौन सबसे कम। ये फैन कर देना 4 नंबर पे। HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है, HF सबसे कम। H और I के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है क्योंकि I एटम बड़ा है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये आता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ conjugate base, that means F minus, Cl minus, Br minus और I minus, ये इनके कॉन्जुगेट बेस हैं। कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो क्या आप किसी भी रिएक्शन में वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं? दैट मीन्स किसी रिएक्शन में आपने यहाँ पर यूज़ कर रहे हो RCl, और आपने लिया कौन सा बेस? I माइनस, ये आपने बेस लिया, और इससे यहाँ पर आपने बनाया RI, और यहाँ पर जनरेट हुआ Cl माइनस। दैट मीन्स आपने यहाँ पर क्या, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, स्ट्रॉन्ग बेस, और इससे आपने यहाँ पर बनाया वीक बेस ये आपने बनाया। तो क्या ये इस टाइप से रिएक्शन इन जनरल प्रोसीड होगी? इस टाइप से इन जनरल रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी जब तक कोई अदर फैक्टर इसको डोमिनेट ना कर पाए। मतलब सिंपल थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी प्रोसीड नहीं हो सकती। थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि इस तरीके से पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ पत्थर पहाड़ की चोटी से ऊपर मतलब पहाड़ की तलहटी में रखा हुआ पत्थर ऊपर चोटी पर नहीं पहुंचेगा। थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है। अब थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम इसे प्रोसीड नहीं करा सकते, लेकिन हम इसे काइनेटिक्स के थ्रू प्रोसीड करा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या लेता हूँ, एसीटोन लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, इसमें एसीटोन लेता हूँ, तो ये जो NaI है, ये NaI एसीटोन में सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन एसीटोन, है ना। और NaCl क्योंकि ज़्यादा आयनिक है, फजांस रूल आपने पढ़ा है, फजांस रूल, जैसे जैसे आयन का साइज बढ़ता चला जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। तो I माइनस का साइज बड़ा होने की वजह से NaI में I बड़ा साइज होने की वजह से ज़्यादा कोवेलेंट है, तो मॉडरेट पोलर एसीटोन में वो सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन NaCl क्योंकि आयनिक है तो ये इनसोल्यूबल है। तो ये क्या है आपका? इनसोल्यूबल इन एसीटोन। और उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही आपका बनता है ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका? प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और आपने इक्विलिब्रियम रिएक्शन में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी तरीके से प्रोडक्ट को वहाँ से सेपरेट आउट कर दें, है ना, ली चिटेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्शन में से प्रोडक्ट को हटाते रहें
तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी प्रोसीड होती चली जाएगी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, है ना, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पर सॉल्वेंट में लेते हैं एसीटोन। एसीटोन के अंदर आपका NaCl सोल्यूबल नहीं है, वो प्रेसिपिटेट आउट होता है। जैसे ही वो प्रेसिपिटेट आउट होता है तो इसकी काइनेटिक्स इस रिएक्शन को फेवर करा देती है, ठीक है। उसी तरीके से आपका यहाँ पर RBr प्लस आपका NaI यहाँ पर आपका सोल्यूबल इन एसीटोन, और हम यहाँ पर सॉल्वेंट लेते हैं एसीटोन, और एसीटोन से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी प्रोसीड हो जाएगी RI और प्लस आपका NaBr। अगेन ये इनसोल्यूबल है तो इसके क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट आउट आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है, और ये मेनली एल्किल क्लोराइड और एल्कल ब्रोमाइड से एल्कल आयोडाइड बनाने के लिए यूज की जाती है, और इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक, नोट डाउन करिए इसको।
हो गया? चलिए हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हैं या कम हैं। जब ऑर्गेनिक में बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि इनके इनसे ज़्यादा हैं या इनसे कम हैं। दैट मीन्स एल्किल हैलाइड बने हैं आपके एल्केन से, तो हम कंपेयर करेंगे इनकी एल्केन से, है ना, कि एल्किल हैलाइड के जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा हैं या कम है। एक इस तरीके रेस्पेक्टिव हम बात करते हैं इसमें, है ना। जैसे देखिए, मान लो हम एल्केन की बात करें, CH3 के 2 मॉलिक्यूल हैं। क्या CH3 के मॉलिक्यूल में कोई पोलरिटी होगी? नहीं, है ना। तो ये आपका इस तरीके से कुछ ये मॉलिक्यूल होगा, है ना, ये आपका कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल होगा। तो 2 एल्केन के मॉलिक्यूल में यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा बीच में? अगर इनके मॉलिक्यूल में कोई पोलरिटी नहीं है तो डाइपोल डाइपोल तो होगा नहीं इनमें फोर्स, तो कौन सा फोर्स होगा? वन डर वाल फोर्स, है ना। तो इनके बीच में होगा वन डर वाल फोर्स। और अगर यहाँ पे मैं एक Cl लगा देता हूँ, मान लो CH3 CH2 Cl, तो CH3 CH2 लगने की वजह से, Cl लगने की वजह से Cl डेल्टा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस बन जाएगा। Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो Cl पर डेल्टा माइनस और बाकी मॉलिक्यूल पर आपका डेल्टा प्लस। उसी तरीके से यहाँ पर आपका CH3 CH2 Cl, तो यहाँ पर भी आपका क्या दिखाई पड़ेगा? आपका ये डेल्टा माइनस और यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस। अब यहाँ पर कौन से फोर्स होंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन डाइपोल डाइपोल फोर्स यहाँ पर स्पेसिफिक यहाँ पर बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स, है ना। और ऑब्वियस है कि डाइपोल डाइपोल फोर्स वन डर वाल फोर्स से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि वन डर वाल फोर्स तो वीकेस्ट फोर्सेस में आते हैं। तो एल्किल हैलाइड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें फोर्सेस आपके ज़्यादा हैं। तो लिखिए, पहले लाइन लिखिए, फिर ये लिख लीजिएगा। ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इन एल्किल हैलाइड, the melting and boiling point of alkyl halides, are greater than their parent hydrocarbon, इसको बना लीजिए, than their parent hydrocarbon।
नेक्स्ट लिखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सेकंड पॉइंट लिखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये बना लिया ना। चलिए, तो आप यहाँ पर देखिए कि ये हैं एल्किल हैलाइड और इनके मॉलिक्यूल के बीच में, इनके मॉलिक्यूल में डाइपोल होता है ना। तो ये एल्किल हैलाइड अगर हम देखें तो पोलर नेचर की हैं। तो ये पानी जो कि खुद एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे, बताइए। एल्किल हैलाइड खुद पोलर हैं और वे पोलर सॉल्वेंट वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर होता क्या है, पहले ये एल्किल हैलाइड है, ये है एल्किल हैलाइड में दो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब जब आप इसको पानी में डालोगे तो नए इंट्रैक्शन आपके डेवलप होंगे, है ना। पानी के अंदर आपका क्या होगा, H2O होगा, इस तरीके से एक मॉलिक्यूल होगा। ऊपर यहाँ पर क्या होता है डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस। उसके बराबर में अब क्या होगा आपका, यहाँ पर ये CH3 CH2 Cl और यहाँ पर आपके पास है कि ये मॉलिक्यूल होगा इस तरीके से, यहाँ पर डेल्टा माइनस और यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस। वो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर भी आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, है ना। अब यहाँ पर कहानी केवल ये नहीं होती कि कोई चीज़ पोलर है तो पोलर में सॉल्युबल होगी, यहाँ पर ये भी है कि पुराने बॉन्ड तोड़ने में आपको कितनी एनर्जी लग रही है और पुराने बॉन्ड तोड़ने के बाद जो आप नया बॉन्ड बना रहे हैं उससे कितनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है ना। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस, यहाँ पर मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और यहाँ पर जो नया इंट्रैक्शन बनता है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ पर लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, यहाँ पर लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। उसी की वजह से यहाँ पर क्या है, ऑल्दो एल्किल हैलाइड पोलर मॉलिक्यूल हैं लेकिन वे पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, है ना। समझ में आया। यहाँ पर मान लो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में 100 जूल एनर्जी लगती है और यहाँ पर जो नया इंट्रैक्शन है वो आपको 90 जूल की एनर्जी देता है। तो फिर हर मॉलिक्यूल के तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, नया मॉलिक्यूल बनने में कम एनर्जी खर्च होगी, तो हर मॉलिक्यूल पे आपको एक तरीके से एनर्जी के घाटा हो रहा है, तो आपको सॉल्युबल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही सरप्राइजिंग कई बार लगता है। इन जनरल अगर आप पढ़ें कि एल्किल हैलाइड पोलर है, वाटर भी पोलर, तो सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन एल्किल हैलाइड पानी में सॉल्युबल इसी वजह से नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिखिए, फिर ये बना लीजिएगा। Although alkyl halides are polar in nature, although alkyl halides are polar in nature, still they are insoluble in water. They are insoluble in water. ये बना लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड 3 टाइप की रिएक्शन देते हुए हमें मिलते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी टाइप की रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरे टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स 3 टाइप की रिएक्शन ये देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहली टाइप की रिएक्शंस पे हम चलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट, कि कोई रिप्लेस होने वाला है। किससे रिप्लेस होने वाला है? किसी न्यूक्लियोफाइल से। आपने जीओसी में पढ़ा होगा 3 टाइप की अटैकिंग स्पेसी होती हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल। 3 टाइप की अटैकिंग स्पेसी होती हैं। तो उसमें से यहाँ पर जो अटैकिंग स्पेसी है वो आपकी है न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा किसी को और खुद जाकर वहाँ पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन इस तरीके से नज़र आती है। ये NU न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, NU 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं और यूजुअली माइनस चार्ज। ये रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियोफाइल का, है ना। इलेक्ट्रोफाइल के लिए E लिखते हैं और उसके ऊपर प्लस चार्ज। तो एक ये न्यूक्लियोफाइल है, एक ये न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पर आपका R के साथ में यहाँ पर एक L टाइप से मैं यहाँ पर लगाऊंगा, है ना। L आपका F हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। और ये जो रिएक्शन है ये इन जनरल रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड के अंदर इनको पढ़ा जाता है, लेकिन ये पूरी केमिस्ट्री की जनरलाइज रिएक्शन है कि कहीं पर सब्स्टिट्यूशन है तो कैसा होता है, RL। इसके बाद यहाँ पर ये NU आता है और इसको हटा देता है, तो आपका बन जाता है यहाँ पर RNU, और ये आपका L एज ए L माइनस यहाँ से निकल जाता है ना। तो ये आपका कोई सबस्ट्रेट है, इसमें यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट है हम इसे एल्किल हैलाइड लेके चलेंगे, एल्किल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर अब आपका एक प्रोडक्ट बन गया है और ये जो निकला है इसे बोलते हैं लीविंग ग्रुप। जो यहाँ से निकल गया है, जिसको न्यूक्लियोफाइल ने सब रिप्लेस कर दिया, उसे बोलते हैं लीविंग ग्रुप, वो लीव कर गया है। और यूजुअली ये जो रिएक्शंस हैं इनमें सोलवेंट का बहुत बड़ा रोल है। अभी तक आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पर सोलवेंट पे ऐसा कोई फोकस नहीं किया गया कि यहाँ पे फलाना सोलवेंट है, यहाँ पे फलाना सोलवेंट है। लेकिन यहाँ पर सोलवेंट से रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो सोलवेंट का क्या इफेक्ट होता है केमिकल रिएक्शन में, वो यहाँ पर बहुत स्पेशली अलग से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर कोई होगा आपका सोलवेंट, यहाँ पर कोई आपका क्या होगा, सोलवेंट होगा। इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो यहाँ पर कार्बन है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन है, कार्बन के साथ मान लो एक आयोडीन एटम जुड़ा है, तो I यहाँ पर वही लीविंग ग्रुप है। यहाँ पर आपका मान लो कुछ H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका क्या है कुछ, जैसे यहाँ पर कुछ CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपका क्या जुड़ा है, कोई मान लो C2H5 है। यहाँ पर पीछे से कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, मान लो यहाँ पर आपका आता है CN-, तो CN- यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है और ये एज ए लीविंग ग्रुप यहाँ से आपका निकल जाता है। और जब ये निकलता है तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है, फाइनली आपका ये C, यहाँ पर आपका ये H है, ये आपका ये आपका ये CH3, यहाँ पर आपका क्या है, ये यहाँ पर आपका C2H5, तो CN आपका यहाँ पर जुड़ जाता है और I एज ए I- यहाँ से निकल जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है और रिएक्शन को प्रोसीड कराने में सॉल्वेंट भी यहाँ पर हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है
इनमें ये 3 चीज़ पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल हालांकि जीओसी में पढ़ा है, लेकिन अब उसे थोड़ा सा और मीनिंगफुल मैनर में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या है, कैसे हैं, कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लिविंग ग्रुप कि कौन सा लिविंग ग्रुप ज़्यादा आसानी से निकलेगा। अगर लिविंग ग्रुप निकलने के लिए तैयार ही ना हो तो फिर न्यूक्लियोफाइल कितना ही अटैक करता रहे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो लिविंग ग्रुप कब आसानी से निकलता है, कब ये मुश्किल से निकलता है। और वहीं फिर साथ में हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट के बारे में कि कौन सा सॉल्वेंट है जो इस रिएक्शन को आसानी से प्रोसीड कराएगा, कौन सा सॉल्वेंट है जो इस रिएक्शन को आसानी से प्रोसीड नहीं कराएगा, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको लिखिए। हो गया, तो इसमें लिखिए द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स अभी हुआ नहीं है क्या ये? इसमें पानी, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब हो सकते हैं। फॉर्मिक एसिड, पानी अल्कोहल का मिक्सचर। लिखिए द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स ग्रेटली अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स ग्रेटली अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट लिखिए न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट लिखिए न्यूक्लियोफाइल। सेकंड लिखिए लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। और थर्ड लिखिए सॉल्वेंट। थर्ड लिखिए सॉल्वेंट। थर्ड लिखिए सॉल्वेंट। तो अब अलग पन्ने से लिखिए, अलग माइंडसेट से न्यूक्लियोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है। तो लिखिए हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है ना। देखिए जब ये आई एज ए आई माइनस निकलता है, जब ये आई एज ए आई माइनस निकलता है तो कार्बन पर क्या बचता है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल।
एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब अब अगर उसे बॉन्ड बनाना है तो कोई ऐसी स्पेसिया है जिसके पास जो अपने खुद दोनों इलेक्ट्रॉन यूज कर सके बॉन्डिंग में। दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पेसी होगी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और जो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाएगी उसमें दोनों अपने वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगी। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पेसी होती हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूज करते हैं। ठीक है। और जीओसी में हमने क्या पढ़ा था? वही सेम वही कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो वे पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट वो कर रहा है। ठीक। तो लिखिए इसमें न्यूक्लियोफाइल्स में एन आयन और मोलिक्यूल that has an electron pair that may be donated in forming a covalent bond are known as nucleophiles. Full stop. Therefore, a nucleophile is an electron-rich species with at least one lone pair of electron. न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायनिक, है ना। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। चलिए, वाटर H2O क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? हाँ, उसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। चलिए, ROH अल्कोहल क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? बोलिए हाँ या ना? कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट आपका NH3 क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? हाँ, कर सकता है। RSH थायो अल्कोहल क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? कर सकता है। नेक्स्ट आपका ये PH3 क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ठीक है। और देखिए क्या क्या हो जाएंगे, और आपका ये NH3 PHC RNH2 क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? हाँ, कर सकता है। R2NH क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? R2NH हाँ, कर सकता है, एटसेट्रा। ठीक है। ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं कि उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिसे कोवेलेंट बनाने में, बॉन्ड बनाने में डोनेट कर सकते हैं। वहीं एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, इन सब में से आप एक एक छटा दीजिए, है ना। जैसे देखिए OH माइनस ये एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, RO माइनस एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, NH2 माइनस एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, RS माइनस एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है। इसका शायद देखा नहीं मैंने, श्योर नहीं हूँ मैं। RNH माइनस एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, R2N माइनस एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, और आपका Cl मतलब F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस, है ना, N3 माइनस, RCOO माइनस, एटसेट्रा। ठीक है। लिखिए
लिख लिया? PH2 माइनस मैंने देखा नहीं, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ PH2 माइनस भी बन जाता है या नहीं, शायद बन जाता हो पर मैं श्योर नहीं, तो मैं लिखा नहीं मैंने इसलिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट पर अटैक करते हैं और वहाँ पर क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बनेगा, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी थी, और वीक बॉन्ड है तो वीक न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ठीक। तो लिखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल nucleophilicity of any nucleophile is the tendency due to which it is attached with electron deficient site, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट, ठीक है, फुल स्टॉप। स्ट्रॉन्गर द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कॉमा ग्रेटर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, फुल स्टॉप। Nucleophilicity is an thermodynamic property. Nucleophilicity is an thermodynamic property. ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा आती है या कम आती है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, Nucleophilicity depends on the following factors. Nucleophilicity depends on the following factors. Nucleophilicity depends on the following factors. On the following factors. ठीक है, फर्स्ट देखिए यहाँ पर वो कहता है, देखिए ये OH माइनस है, OH माइनस के रेस्पेक्ट में H2O उसका क्या है, H2O का कंजुगेट बेस है OH माइनस, OH माइनस का कंजुगेट एसिड है H2O। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो ये एनायनिक लिगेंड हैं ये अपने कंजुगेट एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, समझ गया। OH माइनस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा H2O से, RO माइनस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ROH से, NH2 माइनस इससे, ये इससे, ऐसे, है ना, ठीक है। तो लिखिए इसमें ए नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल is always stronger
देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड, देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड OH माइनस H2O से, RO माइनस ROH से, NH2 माइनस NH3 से, RS माइनस RSH से, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। इफ द डोनर एटम इज सेम, डोनर एटम मतलब जो एटम जुड़ने वाला है, जो एटम अपने लोन पे डोनेट करता है। इफ द डोनर एटम इज सेम, इफ द डोनर एटम इज सेम, देन स्ट्रोंगर द कॉन्जुगेट बेस, देन स्ट्रोंगर द कॉन्जुगेट बेस कॉमा स्ट्रोंगर द न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रोंगर द न्यूक्लियोफाइल। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अगर आप देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर RCOOH, PH OH और ROH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनोल है और सिंपल अल्कोहल है। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आता है? कौन ज़्यादा हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद फिनोल, उसके बाद अल्कोहल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। और बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस, दैट मीन्स RCOO माइनस, PHO माइनस और RO माइनस क्या होता है फिर? इसका उल्टा, इसका उल्टा हो जाता है। और यही ऑर्डर अगर आपके डोनर एटम सेम है तो यही ऑर्डर आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का आता है। तो सेम ऑर्डर आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का है ना, सेम ऑर्डर। कैसा लिखूं? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी मतलब यही आता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर भी आपका यही RCO माइनस, PHO माइनस और RO माइनस, यही आता है। ठीक है, थर्ड देखिए, न्यूक्लियोफाइल का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन तक पहुंचे और पहुंचकर अपना बॉन्ड बनाए, ये है लक्ष्य उसका। अगर न्यूक्लियोफाइल साइज में बल्की है, जैसे ये एक बल्की न्यूक्लियोफाइल है, तीन उसमें एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और एक नॉन बल्की छोटा सा न्यूक्लियोफाइल है, नॉन बल्की न्यूक्लियोफाइल है, तो वो कहता है कि जो बल्की न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड तक उतनी अच्छी अप्रोच नहीं कर पाते, और अप्रोच नहीं कर पाते तो फिर उतना अच्छा एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाते, है ना। तो बल्की न्यूक्लियोफाइल आपके पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नॉन बल्की न्यूक्लियोफाइल आपके स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, कोई समस्या इसमें? बल्कि है तो उस कार्बन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, बाकी उसके CH3 ग्रुप बाकी स्टेडी फैक्टर जनरेट कर रहे हैं, है ना। कोई पतला सा, कोई भीड़ है, कोई पतला सा बालक है, वो ऐसे निकल के चला जाएगा, और कोई मोटा और हटियो भाई हटियो तो समस्या हो जाएगी उसको, है ना। तो देखिए
bulkier the base weaker the nucleophile। तो ये आपका ऑर्डर आएगा इन दोनों में, ये आपका स्ट्रॉन्गर होगा, bulkier the base stronger the nucleophile। bulkier the base stronger the nucleophile, है ना? हाँ, क्या लिखा? हाँ, bulkier the base weaker the nucleophile, bulkier the base weaker the nucleophile। ये वाले RCOH सबसे ऊपर वाले लाइन है ये, हाँ, इसके भी करेंगे क्या? इसको, इसके न्यूक्लियोफाइल को, इसको भी कंपेयर करेंगे क्या? हाँ, इनको भी कंपेयर कर सकते हैं। सेम वो आएगा जो इनका बेस वाला होगा, जो आपने लिखवाया है उसके हिसाब से तो ये पता लग रहा है कि हम उसके कॉन्जुगेट बेस पे जाके उसका देखेंगे कि वो कितना है बार बेस है। नहीं, इसमें भी ये वाला आपका ज़्यादा बेस या ज़्यादा, ये वाला ही ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा आएगी। हाँ, जो वो उसका ऑर्डर वो इनका ऑर्डर, जो इनके कॉन्जुगेट का है वही इनके एसिड वाले का ऑर्डर भी वही आएगा। हाँ, बस यहाँ तो हमने ये इसलिए किया था कि हमें बेसिसिटी पता चल जाए तो उसी से न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये तो हमने इसलिए किया था। इनका ऑर्डर भी यही आएगा, ये इनकी एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी यही आएगा, ये ज़्यादा और ये आएगा, है ना? समान एसिड्स के अंदर अगर दे रखा है तो उनके बेसिस का देख के बता सकते हैं, अगर उनके कॉन्जुगेट बेस का देख के। एसिड का अगर दे रखा तो मतलब अगर एसिड में अगर कंपेयर करना है उनके कॉन्जुगेट हाँ, देख के उनमें बता सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस का देख के बता सकते हैं, बस उनका डोनर एटम सेम हो, जैसे सब में ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ है, फोर्थ आपका है, देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी दो टाइप की यहाँ पर है। मान लो ये आपका है हाइड्रोजन है, ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका CH3 है, ये आपका क्या है, आपका ये आपका C2H5 है, और यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, मान लो आपका Br। वहीं आपका ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आपका ये CH3 है, यहाँ पर आपका CH3 है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की तरफ अप्रोच कर रहा है, या जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की तरफ अप्रोच कर रहा है। इससे भी कुछ कुछ कहानी बदलती है ना? हमारा जो पूरा चैप्टर है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक की चर्चा करेगा इस पूरे चैप्टर में। न्यूक्लियोफाइल, ये जो यहाँ पर अटैक हो रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कब न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा दिखाता है या कम दिखाता है, ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि वो किस कार्बन पर अटैक करने जा रहा है। हमारा पूरा चैप्टर इस पर घूमेगा, तो हम जो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर सब की बात चर्चा कर रहे हैं वो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन प्रिडिक्टेबल में पीरियड में अगर आप राइट से लेफ्ट में आते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज आपकी होगी। दैट मीन्स F माइनस से आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, OH माइनस से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा NH2 माइनस, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा CH3 माइनस। ठीक है, पीरियड में ग्रुप में अगर आप नीचे जाओगे तो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी बढ़ेगी, तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स F माइनस से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा Cl माइनस, उससे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा Br माइनस, उससे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा आपका I माइनस। ठीक है, लेफ्ट में आओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, राइट में जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, नीचे जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। 4 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए ये लिखिए उसी टाइप से, और यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका
RO माइनस से स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल होगा RS माइनस, उससे स्ट्रोंगर होगा RSE माइनस। ठीक है, NH3 से स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल होगा PH3।